Okay. Let's start. Wait a minute. Okay, yes. ओके, लेट्स स्टार्ट कंप्लीट थ्योरी ऑफ 3D। देखिए बेटा, इस सेशन में ना मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं इस सेशन में पूरी 3D की आपको क्या कराऊंगा, एक थ्योरी पार्ट कराऊंगा। जितनी भी थ्योरीज है 3D के अंदर, ठीक है, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में आएगी। पार्ट 1, अभी ये पार्ट 1 है। बड़े ध्यान से समझना, जो लोग रिवीजन भी कर रहे हैं तो इस थ्योरी को एक बार आप देख लीजिए। इस थ्योरी को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि 3D का क्विक रिवीजन कैसे करना है। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3D। ठीक है, तो एक बच्चे एक बात समझो, 3D को ना मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात को आप लोग। देखिए, 3D, 3D, 3D ज्योमेट्री। ठीक है, आप एक चीज को समझना, 3D ज्योमेट्री होता क्या है। थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी 3D ज्योमेट्री। एक बात समझो, आप ना मान लो एक रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम के रूम के कॉर्नर को ध्यान से देखो। रूम के कॉर्नर को तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरह की चीज दिखेगी, दिस, दिस एंड this one, right? So we mark, this one is your x, this one is your y and this one is your z। पहले तो मैं आपको यही बता दूं एक चीज, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहली चीज मैं आपको यही बता दूं, आपको हमेशा यहाँ पे x रखना है, यहाँ पे y रखना है, यहाँ पे z रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप राइट हैंड का रूल का यूज करो तो x क्रॉस y क्या बनेगा, z बनेगा। पर अगर किसी की तमन्ना भड़क रही हो, सर मैं ऐसे क्यों करूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको लिखना है तो लो बेटा, इससे x ले लो, इसे y ले लो, तो x क्रॉस y का जाएगा, नीचे की तरफ z जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप जो रूल यूज होता हुआ आया, आप उसी रूल को यूज करते हुए चलिए। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अब हम स्टार्ट करते 3D। देखिए, एक सिंपल सी बात को समझना, 3D में पहला जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, वो हेडिंग क्या है बेटा, वो हेडिंग है कोऑर्डिनेट्स। लेट मी चेंज द कलर, वेट, या कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, coordinates of a point in space, coordinate of a point in space, coordinate of a point in space। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए मैं कोऑर्डिनेट कैसे समझाता हूं मैं आपको। देखिए, आप एक बात को ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेट दिस वन इज योर y एंड दिस वन इज योर z एंड दिस वन इज योर x। ठीक है माय डियर, अब सुनिए, अगर मान के चलिए मेरे बच्चे, मुझे क्या करना है, मुझे ना इस पॉइंट P पे जाना है। कैसे? अगर मैं पहले x पे ट्रेवल किया, x एक्सिस पे ट्रेवल किया, राइट, दिस वन, या ये मेरे m पॉइंट मान लो, ये दिस वन m पॉइंट। उसके बाद मैं एक डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया, फिर मैं y एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है, दिस वन इज योर y। उसके बाद मैं z एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है, दिस वन। तब मैं जाके यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने x y z। तो ये जो कोऑर्डिनेट है 3D में, वो क्या कहलाएगा बेटा, एक्स वाई जेड। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे बच्चे, अगर मैं कोई पॉइंट, मैं आपसे सिंपल सी एक चीज पूछता हूँ मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक बात को सोचूं तो आप एक बात को समझिए, ये जो 3 प्लेन है ना, ये 3 मिलकर, आप एक बात समझना, ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड एक्सिस जो है, ये एक्सिस डिवाइड डिवाइड स्पेस, डिवाइड स्पेस इनटू 8 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड करती है ये, 8 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 4 ब्लॉक ऊपर और 4 ब्लॉक्स नीचे मेरे बच्चे। ठीक है, 8 पार्ट में डिवाइड करना, याद रखना। ईच पार्ट, ईच पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड एन ऑक्टेंट, एज एन ऑक्टेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड इज ऑक्टेंट। टोटल कितने ऑक्टेंट होंगे मेरे बच्चे, 8 ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट। अभी मैं आपको ये सिंबल बताऊंगा 8 ऑक्टेंट के। तो मेरे बच्चे, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई गैस। ठीक है,
अब एक बात को समझिए मेरे बच्चे, सुनना ध्यान से, ठीक है? 8 ऑक्टेंट है, तो एक काम करता हूँ, पहले यहाँ देखिए, ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे लेट मी चेक, कुछ लाइन का हो जाए। ओके, सी नाउ अगर मैं आपसे बोलता हूँ बेटा एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये चिन्नी मत समझना, इस चीज को याद रखना। एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे मेरे बच्चे? ऐसे ए लेट सपोज 0 एंड 0, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कैसे लीव करेगा? एक ए 0 0, राइट? ऐसे मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चे एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे आप कोई पॉइंट लोगे, मान लो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इस पे आप क्या लिखोगे? लिख दूंगा ए 0 0, पॉइंट ये वाला कोई पॉइंट है, मैं कोई भी पॉइंट ले लो, तो क्या लिखोगे इस पॉइंट में मेरे बच्चे? लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज एन, तो क्या लिखोगे इधर? इधर आप 0, लेट अस सपोज यहाँ पे बी, दिस इज 0, एनी पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस क्या लिखा जाएगा मेरे बच्चे? 0 बी 0। सिमिलरली एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस क्या लिखोगे आप? 0 0 सी। ठीक है मेरे बच्चे, ऐसे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? एनी पॉइंट ऑन, ऑन एक्स वाई प्लेन, एनी पॉइंट ऑन, देखो ये हमारा क्या है? ये कौन सा प्लेन है? ये एक्स वाई प्लेन होगा हमारा, ये छोटा टुकड़ा लिया मैंने एक्स वाई प्लेन का, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन क्या लिखोगे मेरे बच्चे आप? ए कॉमा बी कॉमा 0, राइट? ऐसे ही मेरे बच्चे एनी पॉइंट ऑन वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे? 0 बी एंड सी। ऐसे ही मेरे बच्चे आप क्या लिखोगे? एनी पॉइंट ऑन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन पे आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे? ए 0 एंड सी। मैंने ये वैल्यू ले ली है यहाँ पर। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसे हल्के में मत लेना, इन बात को ध्यान में रखता चीजों को। ठीक है मेरे बच्चे, आइए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं बेटा। पहले तो आपको बता दूं 8 ऑक्टेंट जो आप पढ़ेंगे, 8 ऑक्टेंट, इनमें बच्चों को साइन रखने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ, बड़े ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे आप 8 ऑक्टेंट के साइन बड़े इजीली याद कर सकते हैं। बहुत सिंपल सुनिए, देखिए 8 ऑक्टेंट में है, देखो ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 4, ठीक है? अब ऑक्टेंट 5, ऑक्टेंट 6, ऑक्टेंट 7, ऑक्टेंट 8। ठीक है मेरे बच्चे, देखो कैसे याद करना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको मालूम है 2 एक्सिस तो दो प्लेन में डिवाइड करती है, यस और नो? ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ याद करने का साइन का, तो आप बड़े इजीली उसे याद कर पाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आप देखो क्या करो मेरे बच्चे, ये डॉट लगा लो, यहाँ लगा लो बेटा क्रॉस। ठीक है मेरे बच्चे, तो देखो पहले तो वही लगा लो, प्लस प्लस, ठीक है? यहाँ पे अपना वही माइनस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला जो हम पढ़ते हैं, उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे भी लगा लो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, उसके बाद प्लस, ये माइनस। ये मैंने कौन सा लगाया है? ये मैंने वो वाला पार्ट लगाया है जो आपका वो है क्वाड्रेंट वाला, है ना मेरे बच्चे? अब मेरे बच्चे क्या करना है आपको? पॉजिटिव आउटवर्ड, आउटवर्ड है आपको, शायद आपको पता हो राइट हैंड रूल का यूज करके आउटवर्ड जाएगा, तो दिस विल बी योर प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो ये मेरे बच्चे क्या बन गया आपका? ऑक्टेंट 1 का सिंबल। ठीक है, ये क्या बन गया मेरे बच्चे? ऑक्टेंट 1 का सिंबल। ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 4, ऐसी। अब यहाँ लगा दो नेगेटिव, क्या लगा दो? नेगेटिव, नेगेटिव लगा दो। आई होप ये हो गए ऑक्टेंट 5, ऑक्टेंट 6, ऑक्टेंट 7, ऑक्टेंट 8। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, कौन सा ऑक्टेंट लेना है, कैसे लेना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होंगी। क्लियर है मेरे बच्चे?
राइट। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक और चीज समझा देता हूँ, इसी पे देख लो, छोटी सी NWB नोट वाली बात समझिए ध्यान से, एक एक चीज, इन बातों को चिन्नी मत समझना, याद रखना। अगर मैं आपसे एक्स एक्सिस की बात करूं, किसकी बात करूं मेरे बच्चे, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, एक्स एक्सिस की, तो याद रहे मेरे बच्चे, इसमें आपको मालूम है कोऑर्डिनेट का मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स वाई जेड। जहां पर याद रहे y और z दोनों क्या होंगे मेरे बच्चे, 0। क्लियर मेरे बच्चे। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात बोलता हूं कि y एक्सिस है, तो आपको मालूम है बेटा y एक्सिस में क्या लिखोगे आप, x y z, जहां पर x और z क्या होंगे मेरे बच्चे, 0। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं z एक्सिस, तो z एक्सिस को आप क्या लिखोगे, z एक्सिस को आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे, x y z, जहां पर x और y दोनों क्या है मेरे बच्चे, 0। ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात कर दूं, एक्स वाई प्लेन की, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे बच्चे, एक्स वाई प्लेन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वो डायरेक्ट क्या लिखूं, केवल z इक्वल टू 0, यस और नो। उसके बाद अगर मैं वाई जेड प्लेन लिखूंगा, वाई जेड प्लेन, अगर मैं यहाँ पे, वहां यहाँ पे एक मिनट वेट वेट, अगर मैं यहाँ पे वाई जेड प्लेन लिखूंगा, दिस विल बी योर वाई जेड प्लेन, दिस विल योर वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन पे आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे, एक्स वाई जेड, जहां पर एक्स क्या होगा मेरे बच्चे, 0 होगा। सिमिलर अगर लिखना चाहूँ जेड एक्स प्लेन का, जेड एक्स प्लेन का अगर मैं आपके सामने लिखूं जेड एक्स प्लेन, तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे, एक्स वाई जेड, ठीक है, जहां पे वाई क्या होगा, 0। क्या ये तो कॉमन सेंस की बात है मेरे बच्चे, इधर ध्यान दे आप लोग, एक्स वाई और ये z है। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स एक्सिस की, तो मेरे बच्चे एक्स एक्सिस में आप देखो y भी 0 z भी 0, ये पॉइंट समझ में आ गया। इस एक्सिस में y भी 0 z भी 0। सिमिलरली y एक्सिस की बात करूंगा तो x और z 0, z एक्सिस की बात करूंगा तो y और x 0। अगर मैं बात करूं एक्स वाई प्लेन में, इस वाले प्लेन की बात कर रहा हूं, तो अगर सिंपल बोला जाए, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो z क्या होगा वहां पे, 0 होगा। सिमिलरली वाई जेड प्लेन में क्या चीज 0 होगी, x 0 होगा। ऐसी एक्स जेड प्लेन में क्या 0 होगी, y 0 होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ समझिए कुछ ज्ञान वाली बातें। पहले मैं आपको बता दूं सिंपल सी चीज, ज्ञान वाली बात, थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि मैं यहाँ पे ना एक्चुअली कंपास वम्पास यूज नहीं कर पाऊंगा, तो मैं लाइन ऐसी ड्रॉ करूंगा, तो देखना आप लोग, पहले ध्यान से समझना एक चीज को। यहीं पे डायग्राम बनाता हूँ, मच बेटर है। देखिए, दिस विल योर y, राइट, दिस विल बी योर x, एंड दिस विल बी योर z, राइट माय डियर। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट m एंड दिस इज पॉइंट n, और यहाँ कोई पॉइंट है मेरे बच्चे p, उसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने बच्चे a b और c, ले सकते हैं। अब देखिए मैंने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट, उसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एंड दिस विल बी योर दिस पॉइंट, दिस वन। आई होप ये इमेजिन करना पड़ेगा, आप 3 पेन लेना मेरे बच्चे। मैंने इस पॉइंट पी से कहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मेरे बच्चे मैंने कहाँ पर, जेड वाई प्लेन पर, और इस पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहाँ पे मेरे बच्चे, एक्स जेड प्लेन में। ठीक है मेरे बच्चे, थोड़ा इमेजिन करना, कोई 3D को दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और आप समझना, आप कमरे के कॉर्नर को ध्यान रखना, कमरे के कॉर्नर से तुमने क्या किया, एक पॉइंट पी है ए कॉमा बी कॉमा सी, वहां पर तुमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहां पर, एक्स वाई प्लेन पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया कहां पर, जेड वाई प्लेन पर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने एक्स जेड प्लेन पर। सिमिलरली मेरे बच्चे, अब देखो मैं फिजिकल होता तो मैं आपको दिखाता कि ये जो पॉइंट है पी, एम पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, याद रहे मेरे बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या सिखाने वाला हूँ, ज्ञान वाली बात में क्या सिखाने वाला हूँ, सुनना ध्यान से, इसका चिन्नी मत समझना, एक तो कलर चेंज हो जाए। ध्यान सुनना मेरे बच्चे, मैंने पॉइंट क्या लिया,
पॉइंट लिया मेरे बच्चे मैंने ए, बी और सी। सुनना ध्यान से। तो अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चे फुट फुट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी फ्रॉम पी ऑन फ्रॉम पी ऑन पहला एक्स वाई प्लेन। सोच के मुझे बताइए फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स वाई प्लेन पर। तो मेरे बच्चे एक्स वाई में बनाऊंगा तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चे इसमें ए कॉमा बी कॉमा 0। आई होप इससे आपको पता होगी। यहाँ अगर पॉइंट ड्रॉप कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है ये चीज तो सेम रहने वाली है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। आपको मैंने बताया एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट ड्रॉप किया हुआ है, तो मेरे बच्चे ये वाला कितना होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा मेरे बच्चे। एक सिंपल सी बात समझना इस चीज को कि मैंने पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी लिया है और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स वाई प्लेन कितना होगा ए कॉमा बी कॉमा 0। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैंने ए कॉमा बी कॉमा 0 कैसे लिखा। नेक्स्ट में अगर मैं लिखूं यहीं पर ही बी पॉइंट लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा वाई जेड प्लेन। तो मेरे बच्चे वाई जेड प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पी ऑन वाई जेड प्लेन पे कितना लिखूंगा मेरे बच्चे में 0 कॉमा बी कॉमा सी। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर मैं लिखना चाहूंगा एक्स जेड प्लेन एक्जेड प्लेन पे लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा मेरे बच्चे ए कॉमा 0 कॉमा सी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली मेरे बच्चे इस बात को चिन्नी मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना ये। अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर रहा हूँ, अगर नहीं सब लाइनें सेम है ये, ठीक है, ये सब यहाँ पे मतलब टॉपिक हमारा पूरा सेम चल रहा है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन, पहला एक्स वाई प्लेन, सेकंड वाई जेड प्लेन, सी एक्स जेड प्लेन, डी एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है एम पॉइंट होगा, वो क्या लिखोगे ए कॉमा 0 कॉमा 0। अब देखिए मैं इसको फिजिकल में आपको समझा सकता था ये कैसे आ रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से ड्रॉप करूंगा ना मेरे बच्चे तो ये भी परपेंडिकुलर ही आएगा, इस पे 101% परपेंडिकुलर ही आएगा मेरे बच्चे। ई ऐसे मेरे बच्चे वाई एक्सिस पे क्या लिखोगे मेरे बच्चे पॉइंट एन, क्या आएगा यहाँ पे 0 कॉमा बी कॉमा 0। सिमिलरली मेरे बच्चे एफ जेड एक्सिस पे कैसे लिखूंगा मेरे बच्चे, मान लो ये पॉइंट जेड एक्सिस पे लिखो तो 0 कॉमा सी। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। एंड प्लस इसमें एक चीज और समझना आप लोग ध्यान से, अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं लेंथ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन। अब मैं बात कर रहा हूँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ बेसिकली। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पी ऑन कहाँ पर, एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात तो क्या लिखोगे आप अंडर रूट बी स्क्वायर। मैं एक काम समझा दूं नहीं तो कहेंगे इसे कैसे लिख दिया आप, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। देखो समझा देता हूँ, आप एक बात समझना, देखो कैसे लिखोगे सुनना ध्यान से ना। मुझे परपेंडिकुलर निकालना है ऑन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। बेटा एक्सिस कोऑर्डिनेट्स कितने लिखोगे, इसके ये कोऑर्डिनेट कितने थे मेरे, जल्दी से मुझे बताओ। ये कोऑर्डिनेट क्या लिखा था मैंने, अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेट मैंने कितना लिखा था इसका ए 0 0। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है पॉइंट पी से, तो आप मुझे बताओ अगर डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करोगे ना आप तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता चल जाएगा। इतना डिस्टेंस लिखा जाएगा मेरे बच्चे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए कट जाएगा 0 बन जाएगा। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो बड़ा वाई एक्सिस के लिए क्या लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं आपके सामने जेड एक्सिस की बात कर दूं तो जेड एक्सिस पे क्या लिखोगे मेरे बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही मेरे बच्चे एक्स वाई प्लेन की बात करूं, एक्स वाई प्लेन में क्या लिख दो केवल मॉड सी। वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो कितना डिस्टेंस लिखोगे मेरे बच्चे मॉड ए। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर मैं एक्स जेड प्लेन की बात करूं, एक्स जेड प्लेन की क्या लिखोगे मॉड बी। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको हल्के में मत समझना, ठीक है। आई होप
ये बात आप अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं आपके सामने फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी एक डाउट लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो आप मुझे बताना, कोई पॉइंट मुझे बस याद आता है ना। स्लाइड नंबर 1, ये हमारे स्लाइड नंबर 2 आई गेस। स्लाइड नंबर 2, S2, पता है ना। S2 में मुझे ये पॉइंट समझने, कमेंट सेक्शन में लिख देना। S2 में ये पॉइंट समझ नहीं है, मैं उसका एक छोटा शॉर्ट बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये चीज कैसे हो रही है। ठीक है मेरे बच्चे, अगर मैं फिजिकली होता तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, ये 2 बातें आप याद रहे। आई होप इस स्लाइड में कुछ भी दिक्कत नहीं रही होगी आपको। मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है मेरे बच्चे। ठीक है, नो, कम टू द मेरे बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला। आई होप ये बहुत हल्की सी चीज है, आपको ऑलरेडी पता होगा। जो वेक्टर पढ़ा है मेरे साथ उसको तो और आसान लग गया होगा ये, कि ये क्या चीज है, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, और मेरे बच्चे 2 पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट ए, x1 y1 और z1, और एक पॉइंट है बी, x2 y2 z2। तो मैं आपसे कहता हूँ डिस्टेंस निकालो। तो डिस्टेंस मेरे बच्चे क्या निकालोगे आप? दिस विल इक्वल्स टू, this one equals to how much my dear? This will equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square। ठीक है मेरे बच्चे, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला whenever you have to find the distance between 2 points in 3D, and you all know how this formula will came. If you know, let find the vector। जो वेक्टर पढ़ा है उसे पता होगा कि वेक्टर से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वेक्टर फॉर्म लिख लो, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। तो अगर मैं आपसे ए बी का मैग्नीट्यूड निकालने को बोल दूं तो आप क्या निकालोगे मेरे बच्चे? ऐसे ही निकालोगे, यही चीज बन जाएगी बेसिकली। तो वहां से भी जिसने वेक्टर पढ़ा है वो वैसे भी कर सकता है इस चीज को। ठीक है बच्चे, याद रखना स्लाइड नंबर 3। ठीक है, नाउ लेट मी चेंज कलर, ये तो टैब और काम नहीं कर रहा। रुको 1 मिनट है ना, आजा भाई। Okay. Now come to the section formula. Come to the section formula. Section formula क्या है? सेक्शन फॉर्मूला समझिए। देखिए, सेम चीज मैं आपसे बोलूंगा मेरे बच्चे। एक पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट है P। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास x1 y1 z1। ठीक है, एक पॉइंट है मेरे पास Q, कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। ठीक है, और एक पॉइंट है मेरे बच्चे R, कोऑर्डिनेट है उसके x, y, z। ये डिवाइड कर रहा है उसे m1 रेज टू m2 में। ठीक है मेरे बच्चे, तो इस पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, z, वो क्या होंगे मेरे बच्चे? mx2 m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। राइट माय डियर, ऐसी m y2 प्लस, या फिर कह लो m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बेसिकली ये हमारे क्या हो गया? x, this one is your y, and this one is your z। I hope this point is clear to you. This is the section formula, right? I hope this point is clear to you. Now come to the slide number 4। See, now important topic है डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। अब जो लोग वेक्टर मेरे साथ पढ़े हैं, ठीक है, वो इजीली इस चीज को समझ जाएंगे। बड़े इजीली समझा दूंगा मैं आपको, क्योंकि काफी चीजें वेक्टर से लिंक्ड होंगी इस 3D के अंदर। ठीक है मेरे बच्चे, देखिए अब सुनिए क्या है ये, क्या है देखिए। दिस वन इज योर y, दिस वन इज योर x, and this one is your
Z। ठीक है, एक वेक्टर है मेरे पास, दिस वन इज योर वेक्टर A। This vector A makes an angle alpha with the polar direction of x-axis. Similarly, this one is your beta and this one is your gamma। देखिए आप तक आपने रटे होंगे चीजें, मैं आपको समझाता हूँ कि हम एक तो ये टैब से पता नहीं क्या हो गया, एक मिनट जाना। नाउ सी, देखिए मेरे पास वेक्टर है, मेरे पास एक ए वेक्टर है, ए इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान सुनते हुए चलना। a3k, this vector makes an angle what, an angle alpha beta gamma with positive direction of x y z axis respectively, right? Then याद रहे अल्फा बीटा गामा जो है इनको बोलते हैं आर कॉल्ड डी एज। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? डी एज। डी एज, डी एज क्या होते हैं बेटा? डायरेक्शन एंगल्स। क्या कहलाएंगे बेटा? डायरेक्शन एंगल्स। एंड देयर 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 रेस्पेक्टिव देयर 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 रेस्पेक्ट, you can say I know, you know very English, and their respective cosines and their respective cosines are called, मैथ लिटरेचर की तो इंग्लिश खराब होती ही होती है, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, या फिर शॉर्ट यू कैन से डीसीस ऑफ अ वेक्टर ए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे आता है ना डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ, हम कैसे निकालेंगे। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए कैसे निकालोगे, ध्यान सुना मेरे बच्चे, ठीक है। देखिए कॉस अल्फा निकालना है तो आपको मालूम मेरे बच्चे कॉस अल्फा, किन अल्फा किसके बीच का एंगल है मेरे बच्चे? एक्स एक्सिस और ए का। यस और नो? तो क्या लिखोगे? ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर। तो दिस विल कम्स आउट टू बी, आई से डॉट करोगे आई जे के तो बाकी सब जीरो बन जाएंगे, क्या बचेगा? केवल ए वन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है मेरे बच्चे, इसी को हम क्या लिख देते हैं? एल। सिमिलरली एम के लिए क्या लिखोगे मेरे बच्चे? कॉस बीटा। इसके लिए क्या लिखोगे मेरे बच्चे? सेम चीज, ए वेक्टर डॉट जे वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे। आई होप इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मेरे बच्चे जे, अब ए वेक्टर का ए टू के साथ तुम करोगे ना जे, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे बच्चे? ए टू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली एन कॉस गामा, क्या लिखोगे मेरे बच्चे? ए वेक्टर डॉट के वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ के वेक्टर, राइट? दिस विल योर के वेक्टर, दिस विल कम्स आउट टू बी ए थ्री डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? तो अगर मैं आपसे सिंपल चीज बोलूं, ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका एम, ये हो गया आपका एन, तो मेरे बच्चे एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं एल स्क्वायर, तो मेरे बच्चे कितना आएगा? ए वन का स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ऐसे ही मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, ए टू का स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही मेरे बच्चे स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? ए थ्री का स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब एक काम करिए आप लोग, इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड,
इसको मानो थर्ड। अब क्या काम करो, फर्स्ट प्लस टू प्लस थ्री, इनको ऐड कर दो तो क्या आएगा देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्या लिखोगे, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये कितना आ गया, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली बात है, इसे लगाओगे तो क्या बनेगा, ये भी स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कितना आ गया मेरे बच्चे, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रहे, राइट। दिस वन इज इक्वल्स टू 1। आई होप ये बात समझ में, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। और देखो, इनको अल्फा बीटा गामा को हम डायरेक्शन एंगल्स क्यों कहते हैं, आप ये बात भी बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, ठीक है। इनको हम क्यों बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, क्योंकि मेरे बच्चा कोई वेक्टर ए है, तो अगर वेक्टर को मैं थोड़ा सा आगे पीछे करूंगा तो उस आगे पीछे करने से अकॉर्डिंगली अल्फा बीटा गामा तीनों चेंज हो जाएंगे उस वेक्टर के लिए। तो उस वेक्टर के लिए वो जो चेंज होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन। इसलिए इसी रीजन से बोलते हैं अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगा, फिजिकली होते तो आप पूछ पाते कि कैसे हुआ, मैं करके दिखाता भी। क्लियर है मेरे बच्चे, चलिए आइए आप स्लाइड नंबर 5। देखो, जो भी डाउट लगे स्लाइड नंबर डाल के बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको समझा दूंगा। तो एक सिंपल सी बात आप समझ गए क्या, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब आप एक चीज समझ पा रहे होंगे क्या, इसका मतलब ये हो गया, सम ऑफ ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इज 1। नाउ पहला इंपॉर्टेंट बात होगी ना, अब यहाँ पे छोटी सी बात समझिए ध्यान से, तो छोटी सी नोट वाली बात, एक छोटी सी नोट वाली बात। नोट वाली बात क्या है, देखिए, आपको मालूम है, अगर मैं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये है मेरे बच्चे, क्या लिखा मैंने, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो मेरे बच्चे ये क्या है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा, बोलिए यस और नो। ओके सर, ये कैसे आया, हम तुम्हें तो पता ही नहीं है कैसे आया, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा देता हूँ ये कैसे आया। देखो, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ कैसे आया। देखिए, मैंने एल आई, डायरेक्शन कोसाइन से हमारे एल कितना था मेरे बच्चे, ए वन आई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस ये कितना था, ए टू जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कितना था, ए थ्री डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ के, यही था मेरे बच्चे। इसी को मैंने क्या लिख दिया था, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, ध्यान से चीजों को समझ पा रहे हो, तो आपको एक बात समझ में आएगी, ये चीज क्या है, ए टू जे ए थ्री के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये इट इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर। तो आप समझो कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन उस यूनिट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट, ए कैप, ए कैप कितना है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। कल को मान लो मेरे पास एक, मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखिए, छोटी सी बात समझिएगा आप यहाँ पे, क्या है वो छोटी सी बात सुनिए। मान लो मेरे पास एक वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर मैंने दे लिया, मान के चलो, लेट अस रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अल्फा आई प्लस बीट, अरे अल्फा आई नहीं लो, मान लो मैंने कोई एक सिंपल सा वेक्टर ले लेता हूँ, चलो, मान लो मैंने ये ले लिया, एक वेक्टर लिया मेरे बच्चे, लेट अस सपोज वी हैव अ वेक्टर, लेट अस सपोज 3i प्लस 2j प्लस 4k एंड वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो आप क्या निकालो बेटा, इसका यूनिट वेक्टर निकालिए, यूनिट वेक्टर कितना लिखोगे, 3 अपॉन
लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका? अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 16, दिस इज रूट 29, राइट माय डियर। तो मैं क्या लिखूंगा इसका? 3i प्लस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड रूट 29। ये अगर यूनिट वेक्टर मेरे बच्चे इसका। तो याद रहे डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे? एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं इसके लिए, 3 अपॉन रूट 29, 2 अपॉन रूट 29 एंड दिस विल इक्वल टू 4 अपॉन रूट 29। तो एक सिंपल सी बात, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो यूनिट वेक्टर का, उस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर के आई जे के डायरेक्ट कोफिशिएंट्स कहलाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यस और नो। मान लो कल को मैंने एक वेक्टर आपके सामने रख दिया, लेट अस सपोज एक वेक्टर है आर, वो है आई प्लस जे एंड प्लस के। तो मेरे बच्चे इसका यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे? यूनिट वेक्टर इसका दिस विल इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे आप? रूट 3। तो मेरे बच्चे डायरेक्शन कोसाइन कितने हो गए? 1/√3, 1/√3, 1/√3। आई होप एक चीज मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात याद रखना, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इज यूनिक। ठीक है, याद रहे एक पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे मेरे बच्चे? यूनिक होते हैं। ठीक है, एक ही सेट ऑफ वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर का। चलिए नेक्स्ट आइए बेटा स्लाइड नंबर 6 पे, स्लाइड नंबर 6, स्लाइड नंबर 6, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन डायरेक्शन ratios drs of a vector. Now 3 number which are proportional to direction cosines, 3 number which are directly proportional to direction cosines we called direction ratios. See one thing, okay, wait, just wait. A B C are direction ratios, right? Ratio. So L by A, M by B, N by C. Let us suppose this will equals to lambda, right? So L equals to A lambda, M equals to B lambda, N equals to C lambda, right my dear? So remember one thing, direction cosines of a vector are unique, I already told you, but we can have infinitely many direction ratios of a vector. याद रहे मेरे बच्चे, एक वेक्टर के, मेरी बात पे तवज्जो देना, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक वेक्टर के, मैं लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज क्या हो सकते हैं मेरे बच्चे? बहुत सारे, देखो 3 नंबर ही तो है, बहुत सारे प्रपोर्शन हो सकते हैं मेरे बच्चे। तो याद है डायरेक्शन रेशियोज इनफाइनाइटली होते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं मेरे बच्चे? यूनिक होते हैं। इज दैट क्लियर? यस और नो? नाउ सी L इक्वल्स टू A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A था, M इक्वल्स टू A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A था, N इक्वल्स टू A3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर था। आपको मालूम है मैंने एक वेक्टर लिया था फॉर A वेक्टर इज इक्वल्स टू A1i
प्लस A2J प्लस A3K। यही था मेरे बच्चे, बोलो यस और नो। तो आप सुनिए मेरी बात ध्यान से, बड़े ध्यान सुनना मेरे बच्चे। अगर मैं इसका यूज को यहाँ लिख सकता हूँ L/A1 M/B1 या एक काम करो ऐसे लिख लो M by actually this will your A2। वेट, अरे यार एक तो ये this one is your let us suppose this point we call this one L/A1, this will M/A2, this will N/A3, right my dear? So A1 A2 A3 A1 A2 A3 is मतलब एक सेट ये भी होगा, सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर। याद रहे मैंने क्या बोला है मेरे बच्चे, सिंपल सी बात याद रखो। जैसे मेरे सामने यहाँ पे एक छोटी सी मैं नोट वाली बात कर देता हूँ, वो आप समझ जाना। क्या? इन अ वेक्टर इन अ वेक्टर इन अ वेक्टर कोफिशिएंट्स ऑफ I, J and K are a set of direction ratios of a vector। याद रहे मैं तब बोलते ना इज मतलब एक सेट वो भी होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं आपके सामने एक वेक्टर लिखता हूँ, मान लो मैंने बी वेक्टर लिखा 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो याद रहे डायरेक्शन रेशियोज एक ये भी हो सकते हैं 2, 3 एंड 4, आई जे के कोफिशिएंट्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू माय डियर। तो अब आइए स्लाइड नंबर 7 पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना मेरे बच्चे, जो भी डाउट लगे आप स्लाइड नंबर के शो पे बोल सकते हो। डायरेक्शन रेशियोज से अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पे जाना है, डायरेक्शन रेशियोज से अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पे जाना है, डायरेक्शन रेशियो से अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा सुनिए ध्यान से। एक एक चीज, सिंपल चीज है, ध्यान सुनते चलेंगे समझ में आएगा। इधर देखिए, लेट ए, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ आपको, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आया। लेट ए बी सी बी डायरेक्शन रेशियोज, बी डायरेक्शन ratios of a vector, direction ratios of a vector, right my dear? And we have to find its direction cosine। और मुझे क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। तो लेट L M N बी इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, बेस डायरेक्शन कोसाइंस। तो आपको मालूम है एक चीज, क्या? L/A M/B N/C जो होगा, लेट अस सपोज दिस इक्वल टू लैम्डा। L किसके बराबर हुआ? A लैम्डा। M किसके बराबर हुआ? B लैम्डा। N किसके बराबर हुआ? C लैम्डा। तो आपको मालूम है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है। तो इसका मतलब A स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर B स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर C स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा स्क्वायर निकालू तो कितना लिखूंगा मेरे बच्चे? 1 अपॉन A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा अभी तो थोड़ा देर रुकना, इसे चिन्नी मत समझना, ध्यान सुनना एक चीज। लैम्डा कितना है बेटा? +-1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अब सुनो ध्यान से। तो मेरे बच्चे, हमारे पास अगर मेरे पास मान के चलो डायरेक्शन, लेट मी चेंज द कलर जी। अगर मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और मुझे डायरेक्शन कोसाइंस पे जाना है, तो सुनना ध्यान से, ये है A B और C। तो मेरे बच्चे याद रहे क्या लिखोगे आप?
माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर, मुझे ना थोड़ा सा स्लाइड चाहिए होगा स्पेस, वेट। ओके, लेट कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली। सी, तो मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज से डायरेक्शन कोसाइंस पे जाना है, वो कितना है, ए बी एंड सी। बेटा मैंने इतने तवज्जो दिया ना, ध्यान सुनना मैंने क्यों लिखा है ऐसे। मैं बच्चे गड़बड़ करते हैं क्या, वो आपको नहीं करना है, सुनना क्या। प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट, क्या लिखोगे मेरे बच्चे इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट माय डियर, याद रखना सेम साइन से निकालना बाहर, ऐसा ना करना कि इसका निकाल लो प्लस वाला, इसका निकालो नेगेटिव वाला, नहीं वो गलत हो जाएगा। या तो प्लस 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 वाले लो या फिर माइनस 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 वाले लो, ये बात याद रहे। सेम साइन से बाहर निकालना, ठीक है। ऐसा मत करना कि इसका ले लो प्लस वाला, इसलिए ले लो नेगेटिव वाला, इसका ले लो फिर पॉजिटिव वाला, ऐसा नहीं करना है। और एक और काम की, एक तो बात ये हो गई, ठीक है। और एक यहाँ पे याद रखो, डायरेक्शन कोसाइंस आर ऑल्सो और ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइन भी एक क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। एल अपॉन एल, एम अपॉन एम, एन अपॉन एन। ये बात बहुत कम बच्चों को पता है, याद रहे आपको, ठीक है, याद रहे, याद रहे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन भी हमारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है। छोटा सा ना, मैं एक आपको एक छोटा सा एक, स्लाइड नंबर कौन सी है, दिस वन इज स्लाइड नंबर 8। नाउ एक स्लाइड नंबर 9 पे छोटी सी बात को समझना, स्लाइड नंबर 9 पे एक बात को समझना। मैं आपसे एक सिंपल बोलता हूँ, एक सिंपल सी बात आपसे पूछता हूँ, मुझे बस इसका आंसर आप ट्रू फॉल्स में, बस ट्रू फॉल्स में हाँ या ना में बोलना, यस और नो में, ठीक है। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ, देयर देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर, ये बहुत पुराना एक जेई का क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछा हूँ, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर विद विद डायरेक्शन डायरेक्शन एंगल अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री एंड बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ट्रू और फॉल्स। जेई का आईआईटी जेई का प्रॉब्लम है ये, आईआईटी जेई, ठीक है, आईआईटी जेई का है, ठीक है। बताइए, थोड़ा सोचना, कमेंट सेक्शन में बताना कि यस आपने मेरे सॉल्यूशन से पहले बताया, पहले बाद में बताया, याद रहे, ठीक है। तो देखो अल्फा है तो कॉस अल्फा कितना है मेरे बच्चे, √3/2, यही होगा, राइट और नो। सिमिलरली कॉस बीटा कितना लिखोगे मेरे बच्चे, √3/2, यही होगा। तो आपको मालूम है √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का रेशियो 1 होता है, मतलब सम ऑफ स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहूँ कॉस स्क्वायर गामा कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 माइनस दिस विल बी 3/4 3/4 3/4 3/4 6/4 6/4 1 माइनस 6/4, so this will be माइनस हाफ, जो कि नॉट पॉसिबल, राइट। तो स्टेटमेंट का आंसर आ गया इसका, फॉल्स आ गया। आई होप दिस वन इज क्लियर। ऐसी एक चीज ये याद रहे, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। एक चीज और देखिए यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स
number of unit vector with cos alpha 1/2 and cos beta 1/2 is, ये आपको बताना है। आई होप बड़े इजीली बता लेंगे आप। आपको मालूम है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 होता है, एल हमारा cos अल्फा होता है, तो 1/2 का स्क्वायर cos बीटा 1/2 का स्क्वायर, एन स्क्वायर हमारा 1 होता है, ये हमारा क्या होगा m होगा, ये हमारा l होगा। तो यहाँ से अगर n निकालो तो n स्क्वायर कितना आएगा 1/4 2/4 2/4 मतलब 1/4, दिस विल सॉरी 1/2 1 माइनस 1/2 कितना आ गया 1/2, तो n कितना आया मेरे बच्चे प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर मैं वेक्टर लिखना चाहूँ तो वेक्टर क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर बताओ कितने आएंगे। एक आएगा i/2 प्लस j/2 प्लस k/√2, एक आएगा i/2 प्लस j/2 माइनस का k/√2। तो नंबर यूनिट वेक्टर कितना आ गए मेरे बच्चे, वो आ गए 2। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट। चलिए नाउ कम टू द S10, राइट। अब हम यहाँ पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। सी this one is your y, this one is your x, this one is your z, right, right. Now let us suppose we have a line, this is line L, right। so आपको मालूम है मेरे बच्चे क्या कि यहाँ पे एक वेक्टर उठाकर अगर मैं इसको ऐसे से जोड़ दूं, इसको जोड़ दूं, तो बेटा जो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होंगे या डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही क्या होंगे, इस लाइन के एल के होंगे। बोलो यस और नो एक बार, क्या मतलब बोले सर आप। मैं बोला डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर अलोंग और पैरेलल टू अ लाइन। भाई सिंपल सी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, ये जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा, जो जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उस वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही इस लाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब एक समझदार बच्चा क्या बोलेगा, समझदार बच्चा ये बोलेगा सर, तो ये चेंज हो जाए, हाँ। समझदार बच्चा क्या बोलेगा, सर आपने ऊपर की तरफ लिए, क्या आप नीचे तरफ नहीं ले सकते। बिल्कुल पेड़े बच्चे ले सकते हैं। तो याद रहे लाइन के दो सेट होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ लिख देता हूं, मेरी भलाई इसी में है। पहली बात तो ये हो गई। नेक्स्ट देखो, मैं आपसे बोलूं इफ एल एम एन आर आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन देन माइनस एल माइनस एम माइनस एन आर ऑल्सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहां से कंक्लूजन क्या है, यहां से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन यहां से कंक्लूजन क्या है मेरे बच्चे, कंक्लूजन ये है अ लाइन हैव टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। पहला सेट एल एम एन एंड सेकेंड वन इज योर माइनस एल माइनस एन माइनस एन।
right my dear? And similarly, 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 similarly यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? डायरेक्शन ratios of a line are nothing but direction ratios of a vector to which line is parallel, right my dear? ये बात आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर है मेरे बच्चे? Yes or no? Always remember this thing my dear, right? Now come to the slide number। मैं इसी चीज को थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं इस लाइन के बारे में। मान लो मेरे बच्चे ये लाइन है एल, ये लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है? वो है एल आई एम जे एन के। इस लाइन के अलोंग ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है, लेट अस सपोज दैट वेक्टर पैरेलल विल बी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो याद रहे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन क्या लिखोगे? एल एम एन। और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या लिखोगे मेरे बच्चे? ए बी और सी। ये लाइन जिस यूनिट वेक्टर के, ऐसा वेक्टर जो इस लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वही इस लाइन के क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। और ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगी, उस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही इस लाइन के क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन रेशियो। लाइन ऐसे लिख लेता हूं, मैं समझा देता हूं। लाइन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वही वही डायरेक्शन कोसाइंस लाइन के भी होंगे, लाइन के भी होंगे। एंड लाइन के अलोंग जो लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा, बेटर राइट दिस वन। लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगा उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लाइन के भी होंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इम्पोर्टेंट बात, राइट? क्लियर है? yes or no my dear? yes or no my dear? right? now come to the slide number 12, right? अगर मैं आपसे बोलूं मेरे बच्चे फाइंड डायरेक्शन रेशियोज
एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए x1 y1 z1 एंड पॉइंट बी है x2 y2 z2, राइट। मान के चलो मेरे बच्चे एक लाइन है मेरे पास, है ना। ये लाइन है मेरे बच्चे a, x1 y1 z1। ये पॉइंट है b, x2 y2 z2, राइट। अब क्या करना है मेरे को ना, इस लाइन के, जो लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है, जिस दो पॉइंट से पास कर रही है लाइन, उस लाइन के मुझे क्या निकालने, डायरेक्शन रेशियोज निकालने। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर का यूज करेंगे। सबसे पहले ए बी वेक्टर लिख लो। ए बी वेक्टर क्या लिखोगे मेरे बच्चे आप लोग, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, राइट माय डियर। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर, आपको मालूम है किसी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये बन गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, इज ऑल्सो इक्वल्स टू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन L passing through a x1 y1 z1 and b x2 y2 z। अच्छा मैं आपको ना यहीं पे बोल देता कि बेटा आप इसके डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल के दिखाओ। क्या बोल देता मैं आपको बोलता कि बेटा इसका डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन भी निकालो। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन भी निकालिए। तो आप क्या कहते हैं, सर मुझे डायरेक्शन ये मिल गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और b क्या है y2 माइनस y1, ये डायरेक्शन रेशियो है ABC, z2 माइनस z1। तो बेटा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, L कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था, प्लस माइनस x2 माइनस x1 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB, m क्या हो जाएगा, प्लस माइनस y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड ऑफ AB, और n क्या हो जाएगा, प्लस माइनस z2 माइनस z1 डिवाइड बाय, अगर मैं दो सेट लिखना, दो सेट कैसे लिखूंगा, दो सेट क्या लिखूंगा, एक लिखूंगा x2 माइनस x1 मैग्नीट्यूड ऑफ AB, y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड ऑफ AB, z2 माइनस z1 मैग्नीट्यूड ऑफ AB, और दूसरा क्या लिखूंगा x1 माइनस x2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB, y1 माइनस y2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB, z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB। ये बन गए आपके क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ये दोनों पॉइंट आपको याद रहे। ये ज्ञान वाली बात नंबर 2 है। आई होप ये ऑलरेडी आपको पता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट याद रहे। इस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यस और नो, वेट, पॉज का ऑप्शन नहीं आ रहा कि पॉज कर दूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर तो।
चलिए नेक्स्ट। तो थोड़ा सा एक काम की बात सुनो, नोट वाली बात छोटी छोटी सी है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगी, ये तो बस आपको बताने का मतलब ये हो गया कि सूरज को दिया सूरज के सामने दिया जलाने वाली बात हो गई। मैं आपसे बोलूँ बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस आर क्या होगा मेरे बच्चे? बताओ डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखोगे? फटाफट से मुझे दिख के सोच के बताओ, समझ के बताओ, क्या लिखोगे? क्या लिखते हो डायरेक्शन एक्स एक्सिस में? बोलो फटाफट। सर 1 0 0। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है अल्फा क्या होता है 0, बीटा क्या होगा पाई बाई 2 और गामा क्या होगा पाई बाई 2। आई होप ये ऑलरेडी आपको पता होगा। ऐसे ही मेरे बच्चे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस आर क्या लिखोगे? 0 1 0। मुझे मालूम है अल्फा कितना होगा मेरे बच्चे पाई बाई 2, बीटा कितना होगा 0 और गामा कितना होगा 0। ऐसी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, इसको क्या लिखोगे आप? 0 0 1। कितना होगा मेरे बच्चे? अल्फा पाई बाई 2, बीटा पाई बाई 2, गामा 0। क्लियर है मेरे बच्चे? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी बात है, ये आपको ऑलरेडी पता होगी। मैंने आपको पहली का आपके सामने आपके सामने आपके सामने छोड़ो, क्या लिखूं मैं इसको? पूरा हिंदी में लिखूंगा तो टाइम आगे मैं कुछ और लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, इसे याद रखना मेरे बच्चे, याद करना। ऑलरेडी समझ, जो समझदार होगा वो समझ गया होगा कि इसको क्या करना है। ठीक है, चलिए अब आइए मेरे बच्चे, ये स्लाइड नंबर कौन सी है? स्लाइड नंबर 13 है ये, स्लाइड नंबर 13। नाउ कम टू द स्लाइड नंबर 14। अब थोड़ा सा तवज्जो देना इस बात पे, थोड़ा सा सुनना ध्यान से, थोड़ा ना ध्यान से आप पूरा सुनना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ क्या? एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए, आपने हमेशा एक ही फॉर्मूले पढ़े होंगे, मैं आपको एक मस्त चीज बताऊंगा, इसके अंदर ध्यान से सुनते हुए चलना। एंगल बिटवीन बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है मेरे बच्चे, सुनना। देखिए, मान लो एक लाइन ये है L1, एक लाइन है L2। ठीक है, ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। ठीक है मेरे बच्चे, अब सुनिए, लाइन L1 है, एक तो यार ये साला मेरा काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये L1 है, मान लो L1 के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो मैं ले लिए L1 M1 N1। ठीक है, और इसके डायरेक्शन रेशियोज, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A1 A1 B1 C1। ठीक है मेरे बच्चे, कोई डाउट यहाँ तक? ऐसी लाइन L2, लाइन L2 के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L2 M2 N2। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है मेरे बच्चे? A2 B2 C2। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। ठीक है, अब बड़े एक एक चीज को ध्यान सुनना। ये L1 है, मान लो L1 के अलोंग मैंने यूनिट वेक्टर क्या लिख लिया मेरे बच्चे? U1 कैप लिख सकता हूँ, बोलो यस और नो। और इसके अलोंग वेक्टर क्या ले लिया मेरे बच्चे मैंने? U1 वेक्टर। ठीक, L2 के अलोंग यूनिट वेक्टर मैंने क्या ले लिया? U2 कैप। और इसके अलोंग मैंने वेक्टर कौन सा ले लिया? U2 वेक्टर। मैं एक एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या? U1 कैप क्या है ये है यूनिट वेक्टर अलोंग L1 इज इक्वल्स टू L1I M1J प्लस N1K। सिमिलरली मेरे बच्चे, U1 वेक्टर
अलोंग L1 क्या लिखोगे? A1I प्लस B1J प्लस C1K। ठीक है। सिमिलरली मेरे बच्चे U2 कैप मैंने क्या लिखा? यूनिट वेक्टर अलोंग L2 क्या लिखूंगा? L2I M2J प्लस N2K। और U2 वेक्टर मैंने क्या लिखा? U2 वेक्टर अलोंग L2 क्या लिखोगे? A2I प्लस B2J प्लस C2K। ठीक है मेरे बच्चे। और मुझे इन दो के बीच में क्या निकालना है? एंगल थीटा निकालना है। तो आइए मेरे बच्चे देखिए, चार तरीकों से निकाल सकता हूँ मैं, चार तरीकों से। क्या? कॉस थीटा पहला तरीका, कॉस थीटा सिंपल लिख लो कि यूनिट नॉन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट U1 कैप डॉट U2 कैप। ठीक है। एक बात ना याद रहे मेरे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसको। इस पर L1 L2 डॉट प्रोडक्ट कर दोनों का, इन दो को डॉट प्रोडक्ट कर दो, M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है मेरे बच्चे, पहला बात समझ में आ गई। दूसरा लिखता हूं मैं, एक ये चार अलग अलग फॉर्मूले हैं। एक लिखता हूं इनके वेक्टर का, U1 वेक्टर डॉट U2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ U1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ U2 वेक्टर। इसके लिए आप क्या लिखोगे मेरे बच्चे? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। पहला थर्ड क्या लिखोगे मेरे बच्चे? लेट मी चेंज द कलर फॉर द थर्ड ऑल्सो। क्या कलर ले लिया जाए? चलो रेड से कर लेते हैं। cos थीटा इक्वल टू, ये ले सकता हूँ, इसका ले लूँ मैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और इसका ले लेता हूँ मैं नॉर्मल सा वेक्टर, मतलब जो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे बच्चे? 1 और U2 का वेक्टर। एक फॉर्मूला ये भी है, L1 A2 M1 P2 प्लस N1 C2 अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। ठीक है। नाउ लास्ट फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल्स टू U1 U2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ U1 वेक्टर। ये वाला तो आपको पता है, पर इसका मालूम नहीं, इसका तो 1 होता है मैग्नीट्यूड, ऐसे इसका कितना हो जाएगा? 1 मैग्नीट्यूड। तो कितना लिखोगे? A1 L1 सॉरी L2 A1 L2 प्लस M2 B1 M2 B1 N2 C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, क्या लिखोगे? A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। मेरे बच्चे देखिए, स्क्वायर शेप तो कुछ है नहीं बनाने के लिए मेरे पास, चलो ठीक है। एक फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला 1
फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला FI, तो इसे समझ जाएंगे, इतने समझदार तो है ही। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले बेटा, ठीक है, चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता, मतलब अच्छे से क्या, आपको जो भी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। तो ये अभी तक मैंने आपको S14 तक स्लाइड तक कराया है मेरे बच्चे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे थोड़े स्पेशल केस भी देख लो। S15, S15, S15 क्या है मेरे बच्चे? S15 ये है, पहला कंडीशन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। क्या है? सिंपल सी बात है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो आपको मालूम है cos थीटा क्या हो जाता है? 0। और cos थीटा कितना हो जाता है? 0, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, राइट। सिंपल सी बात याद रखो मेरे बच्चे, क्या? L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, जो S40 में जो फॉर्मूले लिखे हैं वहां पे 0 पुट कर दो, डिनोमिनेटर को वहां जाके लाके मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 0 एक। और A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये 0 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या लगाओगे? L1 A2 प्लस M1 B2 प्लस N1 C2, ये 0 हो जाएगा। ऐसे A1 L2 प्लस B1 M2 प्लस C1 N2, ये चारों क्या बन जाएंगे? 0। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना अभी आपके सामने ये स्लाइड में, ये देखो, ये 0 है तो ये पूरा जाके 0 बन जाएगा, तो ये कंडीशन बची, ये और ये, और ये कंडीशन मैंने लिखी है। ठीक है, ये हो गई किसकी? परपेंडिकुलरिटी। ऐसे मैं आपसे बोल दूं, बी कंडीशन, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। इफ टू लाइंस पैरेलल, थीटा कितना लिखोगे मेरे बच्चे? 0। यहाँ पे सिंपल सी बात याद रखो, L1 बाई L2, M1 बाई M2, N1 बाई N2। और सेकंड कंडीशन और क्या लगा सकते हो? A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2, ये सब क्या हो जाएंगे मेरे? बराबर हो जाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। तो बेटा अभी S15 ही करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसको 3 पार्ट में लाना पड़ेगा, एक पार्ट में पूरी थ्योरी हो नहीं पाएगी, 2 पार्ट में बेसिकली। अभी एक पार्ट 1 हुआ है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरियस इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन 3D। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।